बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। अल्लाह के नाम से आगाज़ करते हैं जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जिसमें वादा नहीं उसमें ईमान नहीं। तो आम ज़िंदगी में इंसान की आला सिफ़ात में से एक सिफ़त इफ़ाए अहद है कि जो भी आपने अपने अज़ीज़ो अक़रबा से, दोस्तों से, अपने वालिदैन से या किसी दोस्त से जो आप वादा करते हैं उसको वक़्त पे पूरा करें, क्योंकि क़यामत वाले दिन इन वादों के बारे में पूछा जाएगा। आइए आज हम 10th क्लास की बायोलॉजी में से चैप्टर नंबर 10 और उसमें से हम लंग्स को, फेफड़ों के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो आइए आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं ये बात आपको क्लियर कर दूं, पहले ये क्लियर कर लें कि लंग्स की बेसिकली लोकेशन क्या है, इसको आप डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं। अगर ये सवाल हो कि लंग्स कहाँ वाक़या होते हैं, तो ये बेसिकली थोरेसिक कैविटी में होते हैं, छाती में होते हैं। हमारा वो वाला रीजन जिधर पसलियाँ हमें फील होती हैं, गर्दन से नीचे, पेट से ऊपर, इसमें हमें जो पसलियाँ महसूस होते हैं, ये चेस्ट है हमारी, बेसिकली छाती। यहाँ पे एक जोड़ा फेफड़ों का मौजूद होता है और दो फेफड़े हैं, लेफ़्ट एंड राइट। और ये लंग्स जो हैं बेसिकली ये खुद से ना ही सिकुड़ सकते हैं ना ही फैल सकते हैं, लेकिन स्पॉन्जी हैं, स्पंज लाइक, ठीक है। और इसके अलावा इनके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज़ हैं, उनका बड़ा फाइन नेटवर्क है जो कि गैसियस एक्सचेंज के लिए यहाँ पे मौजूद होता है। सो लंग्स, पहली बात ये है कि लंग्स आर स्पॉन्जी एंड इलास्टिक। स्पॉन्जी का मतलब कि ये इनमें एबिलिटी है, इनकी जो अपीयरेंस है वो स्पंज लाइक है। जैसे स्पंज होता है, फोम वगैरह जैसे आम होता है, तो उसमें पोर्स होते हैं और उसमें स्पेसेस होती हैं, ऐसे इसमें भी स्पेसेस हैं। ये स्पेसेस दरअसल वो लास्ट लेक्चर में जब हमने एल्वेओलाई के स्ट्रक्चर की बात की थी ना, तो ये वही पोर्स हैं, वही स्पेसेस हैं जो एल्वेओलाई की शक्ल में पाई जाती है। लंग्स क्योंकि बहुत डेलिकेट होते हैं, नाजुक होते हैं और इजीली डैमेज हो सकते हैं, बड़ी जल्दी टूट फूट सकते हैं, ज़ख्मी हो सकते हैं, इसलिए इनके प्रोटेक्शन का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है। इसकी अपर साइड पे रिब्स हैं, पसलियाँ हैं। पसलियों की रिब्स के 12 जोड़े होते हैं। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लंग्स। और इन पसलियों के दरमियान में जो मसल्स पाए जाते हैं उनको इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। दोज आर कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स, मसल्स ऑफ रिब्स। रिब्स के जो मसल्स हैं उनको इंटरकोस्टल मसल्स कहा जाता है। अच्छा, फिर इसकी ये तो होगी अपर साइड से प्रोटेक्शन। फिर इसकी लोअर साइड से प्रोटेक्शन करने के लिए वहाँ एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, मसल्स का बना होता है, जिसको हम कहते हैं डायाफ्राम। सो डायाफ्राम मस्कुलर शीट है बेसिकली, जो लंग्स के पिछली साइड पे प्रेजेंट है, लंग्स की पिछली साइड। दीज आर प्रेजेंट बिलो द लंग्स, लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है। लंग्स दोनों में एक लेफ्ट लंग और एक राइट लंग, दोनों में कुछ क्लियर कट डिफरेंसेस हैं। लेफ्ट लंग जो है वो स्मॉलर होता है और राइट लंग जो है वो लार्जर होता है। लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होती हैं, इसलिए स्मॉलर है, और राइट लंग जो है वो 3 लोब्स पर मुश्तमिल होता है, इसलिए लार्जर है। ये लंग्स के हमने आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर ड्रा किया है दोनों लंग्स का। इसमें देखा जाए तो ये हमें जो रेड कलर में हमने यहाँ पे शो किया है, ये लंग्स के टिश्यूज़, और ये लंग्स के टिश्यूज़ की हमने माइक्रोस्कोपिक एक डायग्राम दिखाई। वैसे ये विजिबल होती हैं, तो इसे नेकेड आई से भी हम इसकी डिफरेंट लेयर्स को देख सकते हैं। सबसे पहले आप अगर यहाँ पे गौर करें
तो ये रेड कलर में ये जो है ये लंग्स के टिश्यूज हैं, और उसके बाद ब्लू कलर की और ब्लैक कलर की दोनों उसकी मेम्ब्रेन है। इनको हम प्लूरल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। याद रखें, लंग्स के गिर्द 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। अंदर वाली को हम इनर प्लूरल मेम्ब्रेन कह देते हैं और बाहर वाली को आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन कह देते हैं। लेकिन मेम्ब्रेन और टिश्यू के दरमियान जो है, लंग्स के टिश्यूज के दरमियान एक फ्लूइड पाया जाता है। उस फ्लूइड का काम क्या होता है कि लुब्रिकेशन करना। इट्स फंक्शन इज लुब्रिकेशन। लंग्स और इन मेम्ब्रेन्स के दरमियान फ्रिक्शन को कम से कम करना। जब ये फैलते और सिकुड़ते हैं तो ये मेम्ब्रेन्स के साथ रगड़ खाते हैं, तो उस रगड़ को, उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए वहाँ पे ये फ्लूइड है जो कि एज अ लुब्रिकेंट काम कर रहा होता है। अब हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात करते हैं कि ब्रीदिंग का अमल किस तरह से वकूफ़ पज़ीर होता है। इसको समझने से पहले हम ब्रीदिंग को डिफ़ाइन कर लेते हैं। ब्रीदिंग दरअसल कुछ फिज़िकल मूवमेंट्स का मजमूआ है जो कि सांस लेने के अमल में होती हैं। बेसिकली दीज आर फिज़िकल मूवमेंट्स दोज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, तो आप इस तरह से ब्रीदिंग को डिफाइन कर सकते हैं कि दीज आर फिजिकल मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद गैसियस एक्सचेंज। जो गैसियस एक्सचेंज को मुकम्मल करवाने के लिए जो भी मूवमेंट्स होती हैं, वो लंग्स की हों, वो इंटरकोस्टल मसल्स की हों, वो डायफ्राम की हों, वो सारी मूवमेंट्स जो हैं वो ओवरऑल ब्रीदिंग कहलाती। अब ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है बेटा, ये 2 फेजेस में कंप्लीट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। वेरी सिंपल। एक वो अमल है जिसमें हम सांस अंदर लेके जाते हैं, उसको इंस्पिरेशन कहते हैं, और एक वो अमल है जिसमें हम सांस को बाहर निकालते हैं, उसको एक्सपीरेशन कहते हैं। ठीक है, एक वो अमल जिसमें सांस को, हवा को अंदर लेके जाते हैं, उसको आप इंस्पिरेशन या इनहेलेशन भी कहते हैं। और इसी तरह दूसरा हिस्सा जिसमें अंदर की जो हवा है उसको बाहर निकाला जाता है, उसको एक्सपीरेशन या एक्सहेलेशन कहा जाता है। लेकिन ये होता किस तरह, इंस्पिरेशन कैसे होती है और एक्सपीरेशन कैसे होती है, ये देखते हैं। सबसे पहले तो हमने इसको डिफाइन किया है कि इनहेलेशन क्या है। दिस इज अ टेकिंग इन फ्रेश एयर। ताज़ा हवा को, फ्रेश एयर को लंग्स के अंदर लेके जाने के अमल को इंस्पिरेशन या इनहेलेशन कहते हैं। और एक्सहेलेशन क्या है, एक्सपेलिंग आउट इम्प्योर एयर। जो एयर बाहर से हम लेके गए थे वो प्योर थी, जो नेचुरल कंपोजिशन पे थी, और बाद में उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया और ऑक्सीजन का कम हो गया, वो इम्प्योर एयर है, उसको बॉडी से बाहर निकालने का अमल एक्सपीरेशन कहलाता है। और इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन में बेसिकली ये 2 स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। रिब मसल्स, जिनको हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं, और डायाफ्राम। लेकिन होता क्या है, ये याद रखेंगे, इंस्पिरेशन या इनहेलेशन में ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, रिब मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और डायाफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, जब रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिब्स पास आती हैं, और रिब्स जो हैं वो उनका लेवल बढ़ जाता है, वो ऊपर उठ जाती हैं। रिब्स आर रेज्ड। समझने बात को, पहले इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जिससे क्या होगा, रिब्स आर रेज्ड, वो अपने लेवल से ऊपर उठ जाएंगी। तो जिससे क्या होगा कि चेस्ट का वॉल्यूम, ये हाथ फॉर एग्जांपल, ये वो चेस्ट वॉल है, ये रिब्स हैं, सो वो हम कह रहे हैं कि वो रिब मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, तो रिब्स ऊपर उठ जाती हैं, यानी कि यूं ऊपर उठ जाती।
तो ये दरमियान वाली जो स्पेस है बढ़ जाएगी, तो जिससे लंग्स को फैलने का मौका मिल जाएगा। और दूसरी बात, दूसरे तरीका एक और भी तरीके से वॉल्यूम बढ़ जाता है। वो क्या है कि डायाफ्राम जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन डायाफ्राम जो है वो लंग्स के नीचे है। अभी हमने कहा दैट इज प्रेजेंट बिलो द लंग्स। सो वो जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा डायाफ्राम, दिस इज डायाफ्राम फॉर एग्जांपल, एंड दीज आर टू लंग्स, ये हैं जी दो लंग्स, ये हैं दो लंग्स हमारे सामने। और डायाफ्राम जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करता है इट बिकम लोअर, नीचे आ जाता है। फिर आप गौर करेंगे पहले ये यहाँ पे था तो इनको फैलने के लिए जगह कम मिली, ये डायाफ्राम ने जगह कवर की हुई है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करता सिकुड़ता है, छोटा हो जाता है और ये नीचे आ जाता है, तो यहाँ से इतनी स्पेस बढ़ गई। सो यहाँ से लंग्स जो हैं वो एक्सपैंड कर जाएंगे एयर प्रेशर की वजह से। सो डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे की तरफ चला जाता है, जिससे चेस्ट का वॉल्यूम बढ़ जाता है। और इसी तरह इंटरकोस्टल मसल्स ऊपर हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिब्स ऊपर उठती हैं, उससे भी चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो याद रखने की बात यह है कि इनहेलेशन में रिब मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन उनकी वजह से रिब्स ऊपर उठती हैं। और डायाफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन उसके कॉन्ट्रैक्ट करने से वो नीचे की तरफ जाता है। लेकिन दोनों का इफेक्ट सेम है कि वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज्ड, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी बढ़ जाता है। लेकिन एक्सपीरेशन में बिल्कुल इसके उल्ट है। वो कैसे? वो ऐसे कि रिब मसल्स रिलैक्स कर जाते हैं और जिससे रिब्स जो हैं वो लोअर हो जाते हैं, वो नीचे आ जाते हैं। दोज पुट अ प्रेशर ऑन द लंग्स, जिससे लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा, फोर्स पड़ेगी, और साथ ही साथ जो है वो डायाफ्राम वो भी रिलैक्स होगा और वो रेज्ड, वो ऊपर आ जाएगा। इसको पहले नीचे था, वो ऊपर आ जाएगा। उसके ऊपर आने से भी चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाएगा। उसके वॉल्यूम कम होने से क्या होगा कि दैट वुड पुट अ प्रेशर ऑन लंग्स, लंग्स पे प्रेशर आएगा दोनों तरफ से, और जो उसके अंदर की एयर होगी वो एक्सपेल आउट हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने लंग्स का स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को डिस्कस किया। तो किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।